हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा। और आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आइए अब हम लोग इंग्लिश का पार्ट ए को कवर करते हैं, जिसमें डायरेक्शन दिया गया 1 से लेकर के 4 तक। और ये बताया गया है कि आपको सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस दिया गया और उसको आपको फिलअप करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हाउ वी ब्लैंक स्पेस टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। आपको ऑप्शन दिए गए हैं रिस्पॉन्ड, एब्जॉल्व, डिस्चार्ज और उसके बाद ओवरलुक। तो अब आपको बताना है इसमें से क्या होगा, रिस्पॉन्ड होगा, एब्जॉल्व होगा या फिर डिस्चार्ज होगा या फिर ओवरलुक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रिस्पॉन्ड। हाउ वी रिस्पॉन्ड टू एजिंग इज ए चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस फ्यूअर रिस्क सिंस इट इज़ यूज्ड अलोंग विद स्टैंडर्ड रेमेडीज ऑफ्टन द लेसेंस साइड इफेक्ट्स एंड इनहेंस फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो अब आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ब्लैंक स्पेस के लिए। पहला ऑप्शन है रिएक्ट्स, रिलीजेस, फिर उसके बाद इजेक्ट्स और उसके बाद कैरीज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कैरीज। अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया स्ट्रेस में, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या फिलअप होगा। ऑप्शन दिए गए इंगेज, फिर उसके बाद रेड्यूस, फिर उसके बाद इंजेक्ट और डेड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी रिड्यूस। स्ट्रेस में रिड्यूस फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। अगला प्रश्न चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द फुटबॉल मैच हैड टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर। आपको यहाँ पर बताना है द फुटबॉल मैच हैड टू बी, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो आपको बताना है हैड टू बी के बाद क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कॉल्ड ऑफ। द फुटबॉल मैच हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द वेदर। अगला प्रश्न देखते हैं पाँचवा नंबर। तो यहाँ पर 5 से लेकर के 8 तक डायरेक्शन दिए गए, जिसमें ये बताया गया दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा नियरेस्ट इन मीनिंग है। तो चलिए पढ़ते हैं पाँचवा नंबर दिया गया, ए प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द मूव अगेंस्ट माइग्रेंट्स। तो अब आपको बताना है प्रोवोकेटिव का नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी इन्फ्लेमेटरी जो हो जाएगा वो नियरेस्ट इन मीनिंग होगा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है, द डिफरेंसेस इंक्लूड इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर एंड हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेवरल रीजन। आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का बताना है नियरेस्ट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है ड्रॉट, ओसिस, रेनफॉल या फिर स्नोविंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है प्रेसिपिटेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रेनफॉल। अगला प्रश्न 7वां नंबर। इसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है, द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। तो आपको बताना है एनोनिमसली का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग। पहला ऑप्शन है इनकॉग्निटो, दूसरा है डायरेक्टली और तीसरा है अनफेलिंगली और चौथा है इन सीटू। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा एनोनिमसली का नियरेस्ट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी इनकॉग्निटो। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज। आपको टर्मिनल का यहाँ पर नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनक्यूरेबल। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 9 से लेकर के 12 तक डायरेक्शन दिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है उन दिए गए अंडरलाइन वर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है, हिज रिलीजियस व्यूज आर रेदर फैनेटिकल। आपको फैनेटिकल का यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन है बाइगटेड, रेबिड, मॉडरेट या फिर मिलिटेंट।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फेनेटिकल का जो अपोजिट इन मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मॉडरेट। अगला प्रश्न 10 नंबर दिया गया है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑफ्टन कंसीडर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन टू बी हेरेटिक्स। अब आपको हेरेटिक्स का बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है डिसेंटर, दूसरा है बिलीवर, तीसरा है रेनगैड और चौथा है एपोस्टेट। तो बताइए हेरेटिक्स का अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बिलीवर। अगला प्रश्न 11 नंबर, अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its function। तो अब आपको यहाँ पर इनर्ट का बताना है कि क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। ऑप्शन दिया गया लिवली, क्वेश्चन और डोरमेंट या फिर एपेथेटिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लिवली। इनर्ट का क्या होगा अपोजिट मीनिंग? लिवली। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दिया गया है कि सम ऑफ द मेन आर हाईली मिसएंथ्रोपिक। तो अब आपको बताना है मिसएंथ्रोपिक का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं एंटी सोशल, फिलोसफिक, एट्रोफिक या फिर फिलांथ्रोपिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फिलांथ्रोपिक। फिलांथ्रोपिक हो जाएगा अपोजिट इन मीनिंग मिसएंथ्रोपिक का। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 13 से लेकर के 16 तक क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन दिया गया कि आपको एरर फाइंड करना है दिए गए सेंटेंस में से कि किस पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ऑन, नो एरर। तो आपको बताना है इनमें से किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है, बीइंग अपराइज विद आवर अप्रोच द होल नेबरहुड कम आउट टू मीट द मिनिस्टर। आपको बताना है इसमें से किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर सब अलग अलग ना करके एक ही में दे दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है द होल नेबरहुड कम आउट टू मीट द मिनिस्टर। तो आपको बताना है इस 14 वाले में किस पार्ट में एरर है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। इसमें भी कोई एरर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 15 नंबर दिया गया, द सेलिब्रेटेड ग्रामरियन पतंजलि वाज ए कंटेम्पररी टू पुष्यमित्र शुंगा, नो एरर। तो आपको बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है 15 नंबर का। द सेलिब्रेटेड ग्रामरियन पतंजलि वाज ए कंटेम्पररी टू पुष्यमित्र शुंगा, नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड यानी पार्ट 3 में एरर है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 की जगह पर ऑफ होना चाहिए। ऑफ होना चाहिए 2 की जगह पर। वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया, हिज अपील फॉर फंड्स मेट ए पुअर रिस्पॉन्स, नो एरर। तब आपको बताना है इसमें से किस पार्ट में एरर है। हिज अपील फॉर फंड्स मेट ए पुअर रिस्पॉन्स, नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में मेट दिया गया जिसमें रिसीव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिसीव्ड होना चाहिए मेट की जगह पर। हिज अपील फॉर फंड्स रिसीव्ड ए पुअर रिस्पॉन्स, नो एरर। तो अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया 17 से लेकर के 20 तक, जिसमें कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए और उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन दिए गए ऑप्शनों में से फाइंड करना है यानी मीनिंग निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 17 नंबर दिया गया, ए मैच मेड इन हेवन, ए मैच मेड इन हेवन। इसका क्या मीनिंग होगा दिए गए ऑप्शनों में से। आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर भी यहाँ पर दिया गया ए कल्चर वल्चर। ए कल्चर वल्चर का यहाँ पर मीनिंग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। ये कल्चर वल्चर का मीनिंग हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि ए डेथ बिलो। तो ए डेथ बिलो का यहाँ पर मीनिंग बताइए जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए डेथ बिलो का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी एन एक्शन और इवेंट विच कॉजेज समथिंग टू एंड और फेल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर यहाँ पर दिया गया है द जेवल इन द क्राउन। तो आपको बताना है द जेवल इन द क्राउन का क्या मीनिंग होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर।
तो दिए गए ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, द जेवल इन द क्राउन। इसी का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में 21 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने वर्णित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। इसका अगला प्रश्न 22 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत का हरित क्रांति में योगदान था। तो बताना है वो बीज किस्म कौन सा है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पहला इंद्र सोना, दूसरा है लरमा रोजो, तीसरा है एराइज तेज, या फिर चौथा है अंकुर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बीज किस्म क्या होगा जो कि भारत में हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इंदिरा सोनम। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया है कि रैयतवाड़ी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि रैयतवाड़ी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर किसानों से सीधे राजस्व एकत्र किया। दूसरा दिया गया किसानों को कानून भूमि के मालिक के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल और केवल वन ही यहाँ पर सही है। सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर किसानों से सीधे राजस्व एकत्र किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए यहाँ पर कथन पहले पढ़ते हैं। पहला कथन दिया गया एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा दिया गया कि 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। और अगला यहाँ पर तीसरा दिया गया है कि महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम में केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की। तो अब आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ऑप्शन की सहायता से। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल वन। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जब भारत ने आज़ादी हासिल की तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी। ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, या फिर आचार्य कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आचार्य कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से युग्म सही रूप से सुमेलित हैं। तो बताइए सही रूप से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है। पहला दिया गया अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो से, और महालवाड़ी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी से। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ये तीनों के तीनों युग्म जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ABC ये तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। अब 27 नंबर यहाँ पर दिया गया उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है। तो आपको बताना है जो उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है उच्चतम न्यायालय की कौन सी शक्तियों में से। तो पहला दिया गया सलाहकर्मी शक्ति, दूसरा दिया गया न्यायालय के समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने की शक्ति, और तीसरा यहाँ पर दिया गया है अभिलेख न्यायालय की शक्ति, और चौथा है विशेष इजाज़त याचिकाओं को मंजूर करने नामंजूर करने की शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अभिलेख न्यायालय की शक्ति दी गई है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर। 28 नंबर दिया गया कि भारत के संविधान के दो प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। तो बताएं वो दो प्रावधान कौन हैं जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि पहली बार निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारतीयों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किस अधिनियम ने ये अनुमति दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी चार्ल्स वुड एजुकेशन डिस्पैच 1854।
अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है, परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि यह बहादुरी का उच्चतम पुरस्कार है। दूसरा दिया गया यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिस्थापन है। और तीसरा दिया गया इसे सामान्य नागरिकों को दिया जा सकता है। उसके बाद अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। यह बहादुरी का उच्चतम पुरस्कार है और यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिस्थापन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी केवल 1 और 2 केवल। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आपको बताना है लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित क्यों किया जाता है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी व्यक्तिगत मतभेद आम कारणों में विविध लाभकारी योगदान के लिए होते हैं। इसका अगला प्रश्न 32 नंबर दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र फ्रंटियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग ये सब ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथा यहाँ पर बताया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र पर एक पण्य के उत्पादन को दूसरे पण्य के उत्पादन में परिवर्तित किए बिना बढ़ाया जा सकता है। ये बात जो कथन है वो गलत है उत्पादन संभावना वक्र फ्रंटियर के बारे में। बाकी ये सभी कथन पढ़ सकते हैं, ये सभी के सभी सत्य हैं। इसके बाद यहाँ पर 33 नंबर दिया गया, यदि पशु वसा के साथ राख को मिलाया जाता है तो कच्चे रूप में प्राप्त पदार्थ को क्या कहा जाता है। पहला दिया गया फेरोमोन, दूसरा है साबुन, तीसरा है सीमेंट और चौथा है कंक्रीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी साबुन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि तंडित कौंद यानी बिजली चमकना, दिखाई देने और मेघ गर्जन सुनाई देने के बीच समय का अंतराल 10 सेकंड है। यदि वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रमशः 330 मीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो झंझावात यानी तूफान कितनी दूर है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर लगभग 1650 मीटर, लगभग 3300 मीटर और यहाँ पर दिया गया लगभग 990 मीटर और चौथा दिया गया लगभग 1000 मीटर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए और इसको हल करके इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए लगभग यहाँ पर 3300 मीटर, जो कि तूफान दूरी है। इसको हल करने पर लगभग 3300 मीटर आएगा, जो कि तूफान जो होगा यानी झंझावात दूरी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। इसका अगला प्रश्न 35 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जो ये अभिक्रिया दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनने का, ये उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न 36 नंबर दिया गया है कि 1873 में ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुरू किया था। तो बताइए ज्योतिबा फुले ने कौन सा संगठन शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सत्य शोधक समाज। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर दिया गया कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच समानता क्या थी। तो बताना है समानता क्या थी। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको पढ़ करके बताना है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी वे काकोरी साजिश के मामले से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। तो आपको बताना है कि क्या शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। अब 39 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया भारत के संविधान का पालन करने और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। और दूसरा यहाँ पर दिया गया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तीसरा दिया गया भारत की संप्रभुता, एकता और ईमानदारी की रक्षा करना। और चौथा दिया गया है अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करना है भारत इंटरफेस फॉर मनी के संबंध में। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, यह बैंकों के माध्यम से सीधे ई भुगतान की सुविधा के लिए आधार मंच का उपयोग कर एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है। दूसरा दिया गया, यह इंटरनेट कनेक्शन के साथ या उसके बिना सभी मोबाइल उपकरणों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा दिया गया, गैर यूपीआई समर्थित बैंकों को भी पैसा भेजा जा सकता है। और चौथा दिया गया, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। इसमें से गलत कथन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। ये बात जो कथन है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि स्थगन का अर्थ है संसद के सत्र का समाप्त हो जाना, जबकि सत्रावसान का अर्थ है एक बैठक का समाप्त होना है, न कि सत्र का समाप्त होना। यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है और जबकि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है, यानी स्थगन पीठाधीश अधिकारी द्वारा किया जाता है जबकि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर केवल और केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया कि आलू चिप्स के पैकेटों को निम्नलिखित में से किस गैस से सामान्यतया प्रक्षालित किया जाता है ताकि विकृत गंध पनप ना सके। तो बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, किस गैस से सामान्यतया प्रक्षालित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी नाइट्रोजन गैस को। अगला प्रश्न 43 नंबर दिया गया कि सर्किट में विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 44 नंबर, सूखे सेल के एनोड को बनाने के लिए निम्न में से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि PMFBY से पहले कृषि के लिए कोई सरकारी प्रायोजित बीमा योजना नहीं थी। और इसके बाद दूसरा दिया गया है कि PMFBY के तहत किसानों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खरीफ, रबी और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों पर कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। तो अब आपको बताना है कौन सा जो गलत है, जो कथन है वो गलत है। तो ऑप्शनों को यहाँ पर सहायता से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों में से कोई भी यहाँ पर सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर दिया गया कि ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट क्या है। तो बताना है ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट क्या है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। पहला दिया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी पुस्तक, दूसरा दिया गया कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन में भारत के समर्थकों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की दुनिया में सबसे बड़ा मछली पकड़ने का समुद्र है। आपको बताना है दुनिया में सबसे बड़ा मछली पकड़ने का समुद्र कौन सा है। ऑप्शन दिए गए जापान का समुद्र, उत्तरी समुद्र, पूर्वोत्तर प्रशांत या फिर न्यू फाउंडलैंड पानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तरी समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। अब 48 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है VRML का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानमंडल है। तो बताइए किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानमंडल है। पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में द्विपक्षीय विधानमंडल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला, दूसरा और तीसरा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक बाध्यकारी परियोजना है।
दूसरा दिया गया कि इस परियोजना को 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण और विकास UNCED के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू किया गया था। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन दिए गए हैं वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल सेकंड ही यहाँ पर सही है। इस परियोजना को 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण और विकास UNCED के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी केवल 2। इसको अगला प्रश्न 51 नंबर दिया गया कि अपने पालतू पशुओं के साथ लोगों का मौसमी प्रवासन कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है मौसमी प्रवासन को। इसका अगला प्रश्न 52 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के देशों का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग देता है। तो बताना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला दिया गया यहाँ पर घड़ियाल, दूसरा है भारतीय जंगली गधा और तीसरा है जंगली भैंस। तो इनमें से बताना है किसका शिकार नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको बताना है कुट की सहायता से, नीचे दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी का शिकार नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों का कोई भी शिकार नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+C और Ctrl+D या फिर Ctrl+A। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी Ctrl+E। अगला प्रश्न 55 नंबर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना तरीका। तो यहाँ पर दिया गया पहला मांग को नियंत्रित करना, दूसरा दिया पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करना, तीसरा दिया गया ब्याज दर को कम करना और चौथा दिया गया वस्तुओं का आयात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ब्याज दर को कम करना, ये तरीका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। अब 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला दिया गया यूनिक्स, दूसरा है SQL, तीसरा है लिनक्स और चौथा है मैक OS। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी SQL जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न 57 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित विटामिनों के उनके नामों पर विचार करें। पहला विटामिन दिया गया विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D फिलोक्विनोन, तीसरा जो है विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K कैल्सिफेरॉल। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही मिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन E को टोकोफेरॉल कहा जाता है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पहला और तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। इसका अगला प्रश्न 58 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रभावों में से किस कारण से शरीर में नसें नीली दिखाई देती हैं। पहला दिया गया थाइडल प्रभाव, दूसरा दिया गया रेलिग स्कैटरिंग और तीसरा दिया गया है मैग्नस प्रभाव या फिर चौथा दिया गया है अवशोषण प्रभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी रेलिग स्कैटरिंग के कारण नीली दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि एक प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा जुड़ा होता है, इनकी कमी या प्रचुरता पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। तो अब आपको बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कीस्टोन प्रजातियाँ। इसी तरीके से अगला प्रश्न 60 नंबर दिया गया कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। तो आपको बताना है लैगून झील कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड यानी चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर की आंखों में वर्णांधता की उपस्थिति से प्रभावित होता है। तो बताना है क्या प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कोण प्रभाव होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 62 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सा धूप चश्मे के लिए उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि धूप चश्मे के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर यहाँ पर दिया गया कि एंजेल का नियम किन के बीच संबंधों को बताता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो किन के बीच संबंधों को बताता है, तो हम यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपभोक्ता की मांग और आय की मात्रा को बताता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया कि एक पदार्थ जो आसानी से पानी के संपर्क में कोलाइडियल घोल बनाता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी हाइड्रोफोलिक कोलाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। अब 65 नंबर यहाँ पर दिया गया कि बढ़ते एंटीबैक्टीरियल दवा प्रतिरोध स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गया है। निम्नलिखित को ध्यान से देखें। तो पहला यहाँ पर दिया गया उत्परिवर्तन, दूसरा है जीन स्थानांतरण और तीसरा है कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। तो अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा एंटी माइक्रोबियल ड्रग प्रतिरोध पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया कि ICOR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया यह वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के लिए है। दूसरा दिया गया यह उत्पादन की इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी को इकाइयों की संख्या है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा दिया गया यह आगत का संकेतक है। चौथा दिया गया यह सीधे आर्थिक विकास से संबंधित सकारात्मक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। ICOR के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी यह सीधे आर्थिक विकास से संबंधित है, ये करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अब 67 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत में अधिकतम बचत के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पहला दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और तीसरा है वित्तीय क्षेत्र या फिर चौथा घरेलू क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी घरेलू क्षेत्र। अगला प्रश्न 68 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट समय समय पर जारी करता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी विश्व बैंक जारी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है। तो बताना है औद्योगिक श्रमिकों के लिए कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी श्रम ब्यूरो। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। यहाँ पर दिया गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस आर्थिक मंच का सदस्य है। तो बताना है किस आर्थिक मंच का सदस्य है। पहला दिया गया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दूसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की एसोसिएशन और तीसरा दिया गया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो बताना है इसमें से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल और केवल तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, यानी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है। खाली स्थान के बाद अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य यानी टास्क को पूरा किया जाता है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एल्गोरिथम अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर की भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते लिया गया है। आपको बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न 73 नंबर दिया गया कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर यानी कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नेविगेशन कुंजी, न्यूमेरिक कुंजी या फिर फंक्शन कुंजी या फिर कंट्रोल कुंजी। तो क्या कहते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा हरितेमा योजना आरंभ की है। तो किस राज्य ने की है गंगा हरितेमा योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उत्तर प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न 75 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित देशों में से किसने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र FNPP विकसित किया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किस देश ने किया है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी रूस ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसको कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। पहला दिया गया खान अधिनियम 1952 के प्रचालन के अधीन कोई खान का विषय। दूसरा है संघ के सशस्त्र बलों से जुड़ी कोई चल यूनिट। तीसरा है रेलवे रनिंग रोड और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी इन सभी को यहाँ पर परिभाषित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, इस कानून के अंतर्गत अंशदान की दर राज्य सरकारें तय करती हैं। दूसरा, इस कानून के अंतर्गत अंशदान कंट्रीब्यूशन की दर 4% है। और तीसरा दिया गया, इस कानून के अंतर्गत सभी कर्मचारी की ओर से अंशदान का भुगतान सरकार करती है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इस कानून के अंतर्गत अंशदान की दर राज्य सरकारें तय करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है, वेतन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया बी नंबर की वेतन विधेयक 2019 वेतन पर कोड लागू होने के बाद केवल न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 निरस्त हो जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन से यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल और केवल ए ही सही है। यानी सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया, इसका गठन केवल केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। और दूसरा दिया गया है, इसके तहत केवल राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों से संबंधित या एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों संबंधित औद्योगिक विवाद का निपटारा होता है। तो अब आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर यहाँ पर दिया गया कि गुरुपाद स्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बाल श्रम की समस्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियोजक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया, किसी प्रतिष्ठान के निमित्त जो एक कारखाना है इसका स्वामी या अधिभोगी से है। दूसरा दिया गया, किसी अन्य स्थापन के संबंध में वह व्यक्ति या वह प्राधिकारी जिसका स्थापन को क्रियाकलाप पर अंतिम नियंत्रण है। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत जब वह समयानुसार भविष्य अंश निधि को विहित ढंग से जमा नहीं करता है तो इसके लिए किस प्रकार का जुर्माना होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर पहला दिया गया है 1 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपये नकद। दूसरा है 5 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपये नकद। और तीसरा है 1 वर्ष तक का कारावास तथा 50,000 रुपये नकद। और चौथा है 1 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपये नकद। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, यानी 1 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपये नकद जुर्माना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासकीय निकाय कार्यकारी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया, यह संगठन की कार्यकारी परिषद है जो कि कार्यालय का निरीक्षण करती है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया, इसमें सरकार, नियोजक तथा कर्मकारों के प्रतिनिधि बराबर बराबर संख्या में होते हैं। तो अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल ए ही सही है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 84 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपादान की राशि किन परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है। पहली परिस्थिति यहाँ पर दी गई है, यदि उस कर्मचारी की सेवाएं उसके उपद्रव अथवा अव्यवस्थित आवरण अथवा उसकी ओर से दुर्व्यवहार के आचरण के कारण समाप्त की गई है। दूसरा यहाँ पर दी गई है,
उस कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे आचरण के कारण जिसे नैतिक भ्रष्टता का अपराध माना जाता है समाप्त की गई है, बशर्ते कि उसने यह अपराध अपनी नौकरी के दौरान किया है। तो अब आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। उपादान भुगतान अधिनियम के अंतर्गत उपादान की राशि किन परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। दोनों परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। अब 85 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि खान अधिनियम 1952 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन दिया गया, अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय DGMS के माध्यम से प्रशासित होता है। और इसके बाद दूसरा दिया गया है कि केंद्रीय सरकार ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए जिसमें 10 या इससे अधिक खननकर्ताओं की मृत्यु हो जाती है की जांच करने के लिए जांच अदालत की स्थापना की है। तो बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। खान अधिनियम 1952 के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब 86 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, इस योजना को 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में शुरू किया गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगार एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 साल की आयु से 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। तो अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। अब 87 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत शामिल होंगे। तो बताना है कौन से लाभार्थी शामिल होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है और करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। पहला दिया गया संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, दूसरा है असंगठित क्षेत्र के कामगार, तीसरा है गरीबी रेखा से नीचे की सभी नागरिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी असंगठित क्षेत्र के कामगार। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। इसके बाद 88 नंबर यहाँ पर दिया गया है, ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 के अंतर्गत ग्रेच्युटी की राशि की वर्तमान ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यहाँ पर पहला दिया गया 25 लाख रुपये, दूसरा है 20 लाख रुपये, तीसरा है 30 लाख रुपये और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 20 लाख रुपया कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको पहला कथन दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। और इसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया गया है, इस समझौता ज्ञापन नई औद्योगिक क्रांति में समग्र विकास और साझा समृद्धि के उद्देश्य से ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग और अधिकतम सामंजस्य के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा। तो अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। प्रश्न 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी सेक्टरों के लिए मजदूरों के विकास वर्ग को औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 में शामिल किया है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि किस वर्ग को शामिल किया गया है। पहला दिया गया यहाँ पर तय अवधि का रोजगार करने वाले मजदूर, दूसरा है तय मजदूरी का रोजगार करने वाले मजदूर, और तीसरा है असंगठित क्षेत्र मजदूर, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी तय अवधि का रोजगार करने वाले मजदूर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 91 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पहला दिया गया है, EPFO द्वारा पेंशनधारियों के पोर्टल को मार्च 2018 में शुरू किया गया। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा दिया गया है, इसके जरिए सभी EPFO पेंशनधारी पेंशन भुगतान आदेश संख्या, पेंशनधारी भुगतान आदेश विवरण, पेंशनधारी पासबुक, पेंशन खाते में आने की तारीख, डिजिटल जीवन प्रमाणीकरण सूचना संबंधी सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि उपर्युक्त कथन जो है कौन सा यहाँ पर सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि इस योजना के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लागू कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि योजना के तहत सरकार नियोक्ता के योगदान का पूरा 12% का भुगतान कर रही है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों शामिल है। तो अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी है। पहला दिया गया असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर, दूसरा है वैसे मजदूर जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है, और तीसरा दिया गया है वैसे मजदूर जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपये तक है, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी वैसे मजदूर जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों के लिए है। और इसी तरीके से दूसरा दिया गया कि योजना बेरोजगारी की स्थिति तथा नए रोजगार की तलाश के समय बीमित व्यक्तियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से नकद भुगतान राहत है। तो आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन सत्य हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 95 नंबर। 95 नंबर दिया गया कि संशोधित बीमा चिकित्सक IMP योजना 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत संचालित हो रहा है। और दूसरा दिया गया कि इसके तहत उन क्षेत्रों में जहां ESIC की चिकित्सा सुविधा नहीं है और ऐसे क्षेत्र में जहां योजना इसके तहत उन क्षेत्रों में जहां ESIC की चिकित्सा सुविधा नहीं है और ऐसे क्षेत्र में जहां योजना पहली बार लागू की गई है वहां प्राथमिक चिकित्सा सुविधा नकद रहित रूप में दी जाती है। तो अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल बी, यानी इसके तहत उन क्षेत्रों में जहां ESIC की चिकित्सा सुविधा नहीं है और ऐसे क्षेत्र में योजना पहली बार लागू की गई है वहां प्राथमिक चिकित्सा सुविधा नकद रहित रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, केवल बी। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। अब 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि 60,000 रुपये की शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिफल में विक्रेताओं को 80,000 रुपये की पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 20,000 रुपये का शेष। तो आपको बताना है 20,000 रुपये का शेष क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जो शेष रुपये होंगे उसे ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित किस ह्रास इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित किस ह्रास विधि में किसी परिसंपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पहला दिया नियत किस्त विधि से, दूसरा है घटते शेष विधि से, तीसरा है वार्षिक विधि से और चौथा है वर्ष योग विधि से। तो बताइए मूल्य जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी घटते शेष विधि से। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अदत्त मजदूरी एक मद है। तो आपको बताना है यहाँ पर किसका मद है। पहला दिया गया चालू संपत्ति का, चालू दायित्व का, पूंजीगत व्यय का या फिर आयगत व्यय का। तो बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, यानी चालू दायित्व का। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर।
99 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसी विपरीत समझौते के अभाव में कोई साझेदार के बाद यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला दिया गया कि अपनी पूंजी पर 6% ब्याज पाने का हकदार होता है केवल तब जब लाभ हो। और दूसरा यहाँ पर दिया गया अपनी पूंजी पर 6% ब्याज पाने का हकदार होता है चाहे लाभ हो या ना हो। और तीसरा दिया गया पूंजी पर बैंक दर से ब्याज पाने का हकदार होता है। और चौथा है पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता है। तो बताइए अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। किसी विपरीत समझौते के अभाव में साझेदार को क्या मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता है। अगला प्रश्न 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम्य साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया लाभ हानि विभाजन अनुपात में, दूसरा है फर्म के विघटन के पश्चात उत्पन्न पूंजी अनुपात में, और तीसरा है फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में, और चौथा है समान अनुपात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर। अब 101 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है। तो आपको बताना है सही लेखांकन समीकरण बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया, आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा जो कि सही समीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 102 नंबर दिया गया है कि देनदारों का अंतिम शेष 12,000 रुपये था। वर्ष के दौरान ग्राहकों को किया गया विक्रय 21,500 रुपये था तथा ग्राहकों से 23,600 रुपये वसूल हुए। तो देनदारों का प्रारंभिक शेष क्या था। तो अब आपको बताना है देनदारों का प्रारंभिक शेष क्या था। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रारंभिक शेष बताना है। एक बार फिर से पढ़िए इसको और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर जो आना चाहिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 33,500 रुपये, 14,100 रुपये, 9,800 रुपये और 33,300 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 14,100 रुपये। 14,100 रुपये आना चाहिए। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आंसर को मिला करके। अगला प्रश्न है 103 नंबर। एक मशीन 1 जनवरी 2001 को 1 लाख में क्रय की गई है। घटती हुई शेष प्रणाली विधि से 10% वार्षिक दर की ह्रास लगाया जाता है। 31 दिसंबर 2004 को समाप्त होने वाली वर्ष के लिए लाभ हानि खाते में दिखाई जाने वाली मशीन पर ह्रास की धनराशि क्या होगी। तो आपको बताना है दिखाई जाने वाली मशीन पर ह्रास की धनराशि क्या होगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहले इसको हल कर दीजिए क्वेश्चन को पढ़ करके, वीडियो को पॉज करके अपना हल इसे कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 7,290 रुपये। 7,290 रुपये आनी चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर। यहाँ पर 104 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो बताना है कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कोशिका झिल्ली, अंतर्द्रवी जलिका और कोशिका भित्ति या फिर लैनकाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 105 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। तो अब आपको बताना यह उद्धरण इनमें से किस नेता का है। तो बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है BR अम्बेडकर और चौथा है सोमनाथ लाहिड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग फिर से इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भीमराव अंबेडकर जी की हैं। BR अम्बेडकर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर की एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। तो बताइए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हल करके। बीच की दूरी ज्ञात करना है यानी हाइट यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका 48 सेंटीमीटर आना चाहिए।
जो एच निकालेंगे समांतर चतुर्भुज में वो आपका 48 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 107 नंबर दिया गया है कि 28 मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े खेत में 80 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कुएं को खोदा गया है। कुएं से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया गया है। तो खेत के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, मीटर में आपको बताना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना हल कर सकते हैं, उसके बाद अपना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 13.33 मीटर, 26.66 मीटर, 18.17 मीटर या फिर 28.17 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 26.66 बढ़ोतरी होगी खेत के स्तर में। इसका अगला प्रश्न 108 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती हैं। तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला यहाँ पर दिया गया 16 पाई बटा में 3 माइनस 4√3। दूसरा यहाँ पर दिया गया 32 पाई बटा में 3 माइनस 4√3 और तीसरा दिया गया 32 पाई बटा में 3 माइनस 8√3 और यहाँ पर चौथा दिया गया 64 पाई बटा में 3 माइनस 16√3। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 32 पाई बटा में 3 माइनस 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसका अगला प्रश्न 109 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है जिसे लड़का जोड़ना भूल गया था? तो बताइए। पहला दिया गया है 5, दूसरा है 10 और तीसरा है 15 और चौथा है 20। तो बताइए कौन सी संख्या भूल गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो उसका करेक्ट आएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी 20 जोड़ना भूल गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर दिया गया है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता गैलन में क्या है? तो बताइए, गैलन में बताना है क्षमता क्या है। यहाँ पर पहला दिया गया 90, 180, 60 या फिर 120। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 90 गैलन। 90 गैलन आना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर की 11 मित्रों में प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपये खर्च किया तथा 12वें मित्र ने सभी 12 मित्रों के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किया। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि रुपये में क्या होगी? पहला दिया गया 216, 227, 236 और 247। तो बताइए यहाँ पर उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 216 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न 112 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहला दिया गया 50, 100, फिर 25, 125 और 150। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 150%। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर की दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 220, दूसरा है 330 और तीसरा है 450 और चौथा है 540। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 450 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई जो तेज गति वाली है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 114 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। पहला दिया गया 6.25% की हानि, दूसरा है 12.5% का लाभ
तीसरा है 18.75% का लाभ और चौथा है 10.5% की हानि। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 114 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके इसको हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 12.5% का लाभ। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। 115 नंबर यहाँ पर दिया गया 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो बताइए मध्यानुपाती क्या होगा। ऑप्शन दिए गए 156, 147, 126 और 165। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मध्यानुपाती जो है 156 आएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 116 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 के पावर 15 - 1 का भाजक है। तो बताइए 49 के पावर 15 - 1 का भाजक है कौन सी संख्या। ऑप्शन दिए गए 46, 14, 8 और 50। तो बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 8। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर की वक्तव्य लाभ में वृद्धि करने के लिए तेल निर्यात करने वाले देशों ने प्रतिदिन 5 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया। पूर्वानुमान यहाँ पर दिया गया है कि कच्चे तेल का मूल्य कम उत्पादन के कारण बढ़ सकता है। दूसरा दिया गया है कि भविष्य में कच्चे तेल की मांग वही रह सकती है। और तीसरा दिया गया है कि अन्य देश इन देशों से कच्चा तेल खरीदना जारी रख सकते हैं। तो अब आपको बताना है ये पूर्वानुमान जो वक्तव्य है उसमें अंतर्निहित है या नहीं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सभी अंतर्निहित है। दूसरा दिया गया केवल 2 और 3 अंतर्निहित है। और तीसरा दिया गया केवल 1 और 2 अंतर्निहित है, या फिर चौथा कोई भी अंतर्निहित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सभी के सभी अंतर्निहित है। इसके बाद अगला प्रश्न 118 नंबर दिया गया है अक्षर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी को उनके क्रम में 12 संख्याओं द्वारा परंतु उसी क्रम में नहीं निर्दिष्ट किया गया। आर को 3 निर्दिष्ट किया गया है और आर एवं एम के बीच का अंतर 7 है। के एवं एम के बीच 2 का अंतर है। के कौन सी संख्या का निर्दिष्ट किया गया। तो आपको बताना है के को कौन सी संख्या से निर्दिष्ट किया गया है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 12। जो के को संख्या से निर्दिष्ट किया गया है वो 12 आएगा यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। अगला प्रश्न 119 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि प्रोटेक्शन शब्द के वे अक्षर जो कि अंग्रेजी की वर्णमाला में विषम क्रमांकित स्थिति पर हैं चुन लिए जाए तथा उनको बाईं ओर से वर्णमाला के क्रम में रखने के पश्चात बाईं ओर से प्रारंभ करके जेड वाई एक्स इत्यादि से प्रतिस्थापित कर दिया तो किस अक्षर को एक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आपको बताना है किस अक्षर को एक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि प्रोटेक्शन शब्द के वे अक्षर जो कि अंग्रेजी की वर्णमाला में विषम क्रमांकित स्थिति पर हैं चुन लिए जाएं तथा उनको बाईं ओर से वर्णमाला के क्रम में रखने के पश्चात बाईं ओर से प्रारंभ करके जेड वाई एक्स इत्यादि से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो किस अक्षर को एक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी आई के द्वारा यहाँ पर एक्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा आई को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। 120 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति यहाँ पर दिया गया है और दर्पण भी एमएन दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा उत्तर आकृतियों में से। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आकृति दी गई है तो ये रहा प्रश्न आकृति। तो यहाँ पर उत्तर आकृति में से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ये वाला उत्तर आकृति आएगी प्रतिबिंब बन करके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।